हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टीएमसी द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी इशू की गई है, उसे के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है, या फिर उसमें जो वैकेंसी निकली है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है, या फिर एज क्राइटेरिया, अप्लीकेशन की लास्ट डेट, या फिर जॉब लोकेशन क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो टीएमसी का मतलब क्या होता है, टाटा मेमोरियल सेंटर। ओके, तो टाटा मेमोरियल सेंटर जो है परेल मुंबई के अंडर में आता है। ओके, तो ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर है ना, ये बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंडर में आती है? ऑटोमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ओके, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आई थी ये 16 अप्रैल 2024 को निकल के आई थी। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन अवेलेबल्स दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, द टाटा मेमोरियल सेंटर इज अ कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर विद अ मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन पेशेंट केयर। ओके, तो बेसिकली ये जो टीएमसी जो है, टाटा मेमोरियल सेंटर जो है, वो किसके रिगार्डिंग है? कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर प्रोवाइड करने का सेंटर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर ब्रेस्ट सर्जरी, तो ऐसे बहुत सारी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी निकल कर आई है। ओके, तो देखते हैं हम लोग फीमेल स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है और बाकी भी चीज़ें क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। उसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पर 14 नंबर पर देख सकते होंगे। ओके, 14 नंबर पर लिखा गया है फीमेल स्टाफ नर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है फीमेल वर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये प्योरली ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए रहेगी? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके पहले एनवीएस की वैकेंसी आई थी। एनवीएस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनवीएस की वीडियो की लिंक दी गई है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर भी आप एनवीएस का वीडियो देख सकते हैं। तो एनवीएस की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी प्योरली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। ओके, तो अगर नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए फीमेल नर्स ए की वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है ये टोटल 8 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद में जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उनके लिए 29 वैकेंसीज है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसीज है। तो ये कहाँ की वैकेंसीज है? टीएमएच मुंबई। ओके, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में टोटल आपकी कितनी वैकेंसी बन रही है? 55 वैकेंसीज बन रही है। ओके, कितनी वैकेंसीज बन रही है? टीएमएच मुंबई के अंडर में 55 वैकेंसीज बन रही है। और उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसीआई गुवाहाटी। ओके, तो बीबीसीआई गुवाहाटी मतलब क्या होता है? डॉक्टर बी बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, और जो ओएच कैंडिडेट्स, ओके, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए 1 वैकेंसी है। तो बीबीसीआई में टोटल 2 वैकेंसीज है। ओके, तो अगर कुल मिला के बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज हो जाती है 55 + 2 57 वैकेंसीज हो जाती है। ओके, और ये प्योरली किसके लिए रहेगा? फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रहेगा। फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो देखिए आपका अगर पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल जो है आपका लेवल 7 के अंडर में आता है, जो 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये पे बैंड 2 के अंडर में आता था, जिसमें 9300 से लेकर 34,800 प्लस उसमें 4600 का ग्रेड पे लगता था। लेकिन अभी ये रिवाइज होने के बाद में 7th सीपीसी में, ओके, जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर इसका अगर हम लोग पे देखते हैं तो बेसिक पे जो है आपका 44,900 होने वाला है। ओके, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी के अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। बाकी के अलाउंसेस में क्या मिलेगा आपको? टीए मिलेगा। टीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। साथ ही में आपका डीए मिलने वाला है। डीए का मीनिंग होता है डियरनेस अलाउंस। फिर आपको एचआरए मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा। ओके, साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर नर्सिंग अलाउंस मिलेगा। ओके,
तो देखिए दोस्तों, ये सब अगर मिलाते हैं तो ये करीब करीब आपकी जो सैलरी होती है, जो ग्रॉस सैलरी होती है 1,02,000 के करीब होती है। ओके, तो देखिए इसमें आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होने वाला है और बाकी के भी जो बाकी के भी कुछ डिडक्शंस होते हैं। अगर वो सब डिडक्शन हम लोग हटा देते हैं तो ये करीब करीब आपकी 90,000 के पास में आपकी सैलरी हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 7 मई 2024 का लास्ट डेट रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा। जो एज है तो वो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स की होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बाद में है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या पूछा गया है आपको, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ओके, अगर आपका GNM हुआ है तो उसके साथ में आपको ऑन्कोलॉजी में नर्सिंग डिप्लोमा होना कंपलसरी है। अगर आपका GNM के अलावा आपने अगर बेसिक BSc या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की पढ़ाई किए हैं तो उसके लिए एज सच कोई भी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, एक तो आपके पास में GNM होना चाहिए। अगर GNM है तो उसके साथ में आपको डिप्लोमा की ज़रूरत है, ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा की ज़रूरत है, या फिर पोस्ट बेसिक है फिर भी चल जाएगा, या फिर आपने BSc नर्सिंग भी कंप्लीट किया है फिर भी चल जाएगा। उसके लिए कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ GNM कैंडिडेट के लिए आवश्यकता है, किसकी, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग की डिप्लोमा की। ओके, तो फिर उसके बाद में देखते हैं, कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आपके पास में डिप्लोमा चाहिए, रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपके पास में अगर स्टेट का रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा नहीं है तो आप INC का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, 2 में से एक कोई भी चाहिए। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग in TMC and served the entire bond period will be given relaxation in age by 5 years। ओके, अगर आपने TMC से डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी कंप्लीट किया है और साथ में जो 2 साल का उनका बॉन्डेड पीरियड होता है, अगर 2 साल का बॉन्ड कंप्लीट करके दिए हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो उसके बाद में है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो कॉलेज से आपने पढ़ाई करे है, ओके, जहाँ से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, वो जो कॉलेज है आपका INC से अप्रूव्ड या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो कंपलसरी है। ओके, फिर उसके बाद में है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर इसेंशियल लिखा है वर्ड, इसेंशियल का मतलब हो जाएगा कि आपको कंपलसरी एक्सपीरियंस शो करना है। ओके, यहाँ पर अगर डिज़ायरेबल अगर लिखा रहता तो हमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इसेंशियल लिखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है। ओके, तो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपके पास में, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके, कैसा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, टीचिंग नहीं बोला यहाँ पर, सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ओके, साथ ही में दोस्तों आपका जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। जो 0, 1, 6 वाला जो 0 डोज होता है, फिर 1 मंथ बाद डोज होता है, फिर 6 मंथ बाद जो डोज होता है, ऐसे तीनों डोज आपके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के कंप्लीट होना जरूरी है। साथ ही में क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc शाल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो देखिए जो लोग GNM पढ़ते हैं, ओके, GNM के बाद में 1 साल एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हैं। ओके, तो जो ये 1 साल का जो एक्सपीरियंस है पोस्ट बेसिक के बेसिक BSc के पहले जो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में अगर है तो वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो उसके बाद में है दोस्तों जॉब लोकेशन। ओके, तो जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर 2 लोकेशन दी गई है, एक है
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई, ओके। साथ ही में डॉक्टर बी बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी BBCI। तो देखिए ये BBCI में टोटल 2 वैकेंसीज है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर 55 वैकेंसीज है, ऐसे टोटल 57 वैकेंसीज है, ओके। तो इसके बाद में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो देखने वाले हैं, उसके लिए हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ओके। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई है। तो देखिए यहाँ पर 1 to 7 पोस्ट के लिए दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो नहीं होंगी, ओके। फिर उसके बाद में जो सेकेंड नंबर की इंस्ट्रक्शन है, इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। जो पर्सन इंडिया के हैं लेकिन अदर कंट्री में रह रहे फिलहाल, तो वैसे भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड फॉरेन नेशनल हु फिलफिल्स द कंडीशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा आर एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। तो इंडियन सिटीजन या फिर ओवरसीज सिटीजन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, ओके। तो देखिए जो DA, TA, HRA मिलने वाला है उसके अलावा भी आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके, TMC द्वारा। तो ये इंसेंटिव किसके बेसिस पे होने वाले हैं? जो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहेगा या फिर इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7th of May 2024, ओके। तो आखिरी दिन क्या होने वाला है, लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म भरने की? 7 मई 2024, आप 5:30 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड इन देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट on the basis of information provided by them in the online application form। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के बेसिस पर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ओके। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, इनकम्प्लीट एंड ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं और रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो ऐसे जो एप्लीकेशंस है उसे रिजेक्ट किया जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिए। Candidates would be called for interview, written examination, skill test are required to carry original documents along one set of copy in support of the detail furnished in the online application form regarding date of birth, qualification, experience, caste, disability certificate, etc. failing which such applicants will not be allowed to appear for interview, written examination or skill test, okay। तो देखिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जितनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं उसके सपोर्ट में आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। साथ ही में दोस्तों एक सेट जेरोक्स कॉपी का भी आपको लेकर जाना है और जो जेरोक्स कॉपी रहेगी आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेगी, ओके, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रोवाइड करना है? डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और फाइनल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। पास्ट एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस अगर है तो वो डायरेक्टली आपके पास में ज्वाइनिंग और रिलीविंग का आपके पास में सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फ्रेशली आपके पास में अगर है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। या फिर करंटली एम्प्लॉयड है, कहीं पर भी आप करंटली एम्प्लॉयड है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लास्ट पे स्लिप या फिर आइडेंटिटी कार्ड या फिर NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर आना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी होंगी, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी है या फिर ST कैटेगरी है, उसके रिगार्डिंग आपको जो आपके पास में है वो लेके जाना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों जो लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको NCL सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, OBC NCL, ओके। और कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? जो फॉर्मेट ऑलरेडी
टीएमसी के वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं वैसे ही फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, फिर उसके बाद में है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट है उनके लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपके जो सिविल सर्जन वगैरह होते हैं उसके तरफ से अगर आपका इशू हुआ है या फिर मेडिकल बोर्ड से इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना कंपलसरी है। ओके, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है एज लाइक ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस विथ डिसेबिलिटी दैट इज स्पेसिफिक, तो वैसे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। फिर उसके बाद में है देखिए यहाँ पर थ्रू द प्रॉपर चैनल, इसमें क्या लिखा गया है, पर्सन वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, जो PESU आते हैं, अदर PESU आते हैं, उसके अंडर में आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हो तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो इशू करना कंपलसरी है। ओके, तो अंडरटेकिंग मस्ट बी obtained the permission from their head of the organization to apply for the post and to produce the same at the time of written examination, skill test, interview, failing which they shall not be allowed to appear for the interview, written examination और skill test। तो आपको NOC जो होता है मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको इशू करना कंपलसरी है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर रिजर्व द राइट टू फिक्स मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। दो जितने कुछ राइट्स है वो टाटा मेमोरियल की तरफ पूरे राइट्स रिजर्व रहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम ज़्यादा करना है, नंबर ऑफ पोजीशंस कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब टीएमसी के अंडर में रहेगा। ओके, तो देखते आगे पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ वैकेंसीज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज एटसेट्रा। टाटा मेमोरियल सेंटर ऑल्सो रिजर्व द राइट टू फिक्स मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, या फिर कट ऑफ मार्क्स है वो भी टीएमसी डिसाइड करेगा। ओके, तो ये सब जो राइट्स है बेसिकली वो टीएमसी की तरफ रिजर्व है, तो वो टीएमसी बताएगा आपको। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे जैसे ही देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टीएमसी रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट टू अ रीजनेबल लिमिट। ओके, तो देखिए यहाँ पर टीएमसी का होल एंड सोल राइट है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए या फिर जो इंटरव्यू है उसके लिए कितने रेशियो में 1:3 के या फिर 1:5 के या फिर 1:10 के रेशियो में बुलाना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, टीएमसी डिसाइड करेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द अप्लीकेंट्स, मेयर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल नॉट एंटाइटल एन अप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर और क्या दिया गया है, इन केस ऑफ it is found at any stage recruitment that candidate does not fulfill eligibility criteria or candidate has furnished any incorrect or false or incomplete information, has suppressed any material, in fact his or her candidature will be cancelled। ओके, देखिए आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं या फिर इनकम्प्लीट या फिर मिस इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे वो गलत है तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पर कैंसिल हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखते हैं एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉग्न्ड एज 7 मई 2024। ओके, तो 7/5/2024 पे ही आपका एज एक्सपीरियंस भी काउंट होने वाला है, साथ ही में 7/5/2024 आपकी लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिल करने के। एक्सपीरियंस will be reckoned post required qualification। okay, reservation of post under various categories shall be applicable एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, तो जो रिजर्वेशन है वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके रिगार्डिंग रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो आप ये वाली ईमेल एड्रेस दी गई है, ये वाली ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, एज रिलैक्सेशन, तो देखिए मैक्सिमम एज कितनी थी 30 ईयर्स की, लेकिन अगर एससी कैंडिडेट्स या फिर एसटी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए +5 एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 + 5 35 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 35 ईयर्स तक आप भर सकते हैं अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप 30 + 3 मतलब 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अगर पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ओके,
तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। 30+10 मतलब 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इफ द पोस्ट इज ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी अप्लीकेबल टू द रिजर्व कैंडिडेट्स। ओके, तो देखिए अगर आप एज रिलैक्सेशन मतलब एक कैंडिडेट ऐसा है, एससी कैंडिडेट है या फिर एसटी कैंडिडेट है जिसके एज 32 ईयर्स है, उसने एज रिलैक्सेशन यस किया है तो उसका सिलेक्शन अगेंस्ट ओपन नहीं होगा। ओके, उसका सिलेक्शन उसी के कैटेगरी में एससी या फिर एसटी की कैटेगरी से ही होगा, ये लिखा गया है। ओके, फिर उसके बाद में है एप्लीकेशन फीस। तो जो एप्लीकेशन फीस है ये है 300 रुपीज़। ओके, कितने रुपीज़ है? 300 रुपीज़। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। लेकिन जो एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक सर्विसमैन है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये फीस लागू नहीं होने वाली है, उनको 0 चार्जेस रहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी लिख कर दिए गए हैं। ओके, बेनिफिट्स में क्या क्या है, आपको अलाउंसेस मिलने वाले, अलाउंसेस में कौन से DA, TA, HRA वगैरह सब कुछ मिलेगा। साथ ही में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी होने वाला है वहाँ पर आपको, या फिर उसके साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आपको आपका अकोमोडेशन मैनेज करना होगा, उसके बदले में आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, या फिर अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है तो HRA नहीं मिलेगा। ओके, तो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ओके, अगर आपको अवेलेबल होगा तब अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो जितने कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम जो NPS होता है, NPS के अकॉर्डिंग जितने कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स अपॉइंटेड विल बी रोटेटेड इन एनी यूनिट ऑफ TMC। ओके, तो देखिए आपकी अगर पोस्टिंग परेल मुंबई में होती है, लेकिन अगर उनको ऐसे फील होता है कि अगर दूसरे कोई भी जगह पे अगर उनको भेजना है तो वो आपको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक्ट्रेक हो गया या फिर होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया या फिर ये जो होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट वाइजैग में है, तो ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल हो गया, तो ऐसे जगह पे कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र का भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर आपको ट्रांसफ़र विलिंगली ट्रांसफ़र चाहिए तो मिनिमम जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिली है, जो इनिशियल पोस्टिंग मिली है, अगर आप परेल मुंबई में इनिशियल पोस्टिंग मिली है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 ईयर्स कंप्लीट करके देना है। उसी के बाद में आप विलिंगनेस ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, बाकी तो एज सच कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रकार की ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ये वैकेंसी थी TMC मतलब क्या होता है? टाटा मेमोरियल सेंटर। जो टाटा मेमोरियल सेंटर की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ की वैकेंसी थी। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।